नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हमारी खास चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर। आपको बता दें कि 7 मई 2025 भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर एक तरह से एयर स्ट्राइक कर उन्हें नसीहत दी है कि आगे अब कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि उसकी खुद की फजीहत हो। 22 अप्रैल को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की बेगुनाह 27 लोगों की जान गई, भारत ने पहले ही चेता दिया था कि अगर छेड़ोगे या उकसाओगे तो उसका बदला जरूर पाओगे। पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर छुआ तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है स्टूडियो में आने के लिए। और सर, सिर्फ सेना से नहीं जुड़े रहे हैं बल्कि वो राजनीति में भी रह चुके हैं, बहुत कुछ और है भी। अभी भी वो बहुत अपनी उनकी जो कार्यशैली है वो दोनों जगह काम में उतने ही सटीक और उतने ही तेज हैं जिस तरह से वो आगे पिछले सालों में करते आए हैं। सर, एयर स्ट्राइक, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? एयर स्ट्राइक में जो कल जो हुआ वो जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो होना था, बिकॉज हमारे सरकार ने चेतावनी तो दी थी और उस हिसाब से आतंकवादी जहाँ जहाँ थे वहाँ पर अटैक करने का वो कोशिश थी। तकरीबन 9 जगह पर अटैक हुआ है जहाँ टेररिस्ट कैंप्स सस्पेक्टेड है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो उधर टेररिस्ट कैंप है, लेकिन अंदाज़ा है कि इधर रहते हैं और इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत जगह पता चलती है और उस हिसाब से जो एयर स्ट्राइक हुई है वो एक्यूरेट हुई है ऐसे लगता है। मतलब जहाँ जहाँ टेररिस्ट रहे हैं वहाँ वहाँ अटैक हुआ है और मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि फ़ौरन युद्ध पर तो नहीं जा सकते। अभी टेररिस्ट अटैक हुआ और टूरिस्ट को मारा। टूरिस्ट को मारने में पाकिस्तान का या टेररिस्ट का क्या मकसद था? उनका मकसद ये था कि कश्मीर के इकोनॉमी पर स्ट्राइक करना। टूरिज़्म ये मेन इकोनॉमी है कश्मीरी लोगों की, और अगर उसको ही इन्होंने बंद करने की कोशिश की है और बंद हुआ भी है और अभी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जा रहे, हालांकि पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे थे। तो इससे क्या होगा, कश्मीरी लोगों का, आम लोगों का इकोनॉमिक इफ़ेक्ट होगा, इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। और ये मकसद पाकिस्तान का था, क्योंकि जब इकोनॉमी बर्बाद होती है तो लोगों को बहुत दुख होता है। अभी हुआ है, अभी तो टेररिस्ट को गाली दे रहे वो लोग, लेकिन 2-4 महीने में इसका इम्पैक्ट हर इंसान को लगेगा और उस पर गुस्सा आएगा। और जनरली गुस्सा किस पर आता है? तो सरकार पर आता है, और यहाँ पर तो सरकार अपनी है। तो ये अटेम्प्ट है पाकिस्तान का कि अवाम जो कश्मीर का है वो हमारे सरकार के खिलाफ जाए, और उस इरादे से इन्होंने टूरिस्ट पर हमला किया। पहले कभी नहीं किया था, अभी क्यों किया? दूसरी बात है कि जो हमला हुआ है उसमें हिंदू मुस्लिम जो प्रश्न है वो उजागर करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, कम्युनल जातिवाद बनाने का। और इसका इम्पैक्ट तो पूरे देश में जाता है। और जो हमला हुआ है, क्योंकि कश्मीर में जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है, भारत देश में होता है वो अलग होता है। तो कश्मीर में तो हिंदू मुस्लिम कोई प्रश्न नहीं होता है, वो तो जो विरोध में है तो विरोध में है ही, लेकिन पूरे भारत में इसको पाकिस्तान ने दिखाने का और इम्पैक्ट लाने का कोशिश किया है। इस तरह से 2-3 दिन पहले से ही मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी। एक तरह से क्या कहा जाए कि ये एक स्ट्रेटेजी थी भारत की कि मॉक ड्रिल की बात करके लोगों का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना और फिर एयर स्ट्राइक करना। खास करके पाकिस्तान की जो 3 जो दल बताए जा रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, इनको ही खास तौर पर निशाना बनाना था, इनके ठिकानों को
ख़त्म करना था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर आतंकवाद को पनाह मिल रही है। कितनी सच्चाई है? और बात सीधे सामने ही समझ में आती है कि जैसे ही ये एयर स्ट्राइक हुआ है, पाकिस्तान बौखला गया है। क्या लगता है आपको अगली कार्रवाई पाकिस्तान की क्या हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान तो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा ही। मतलब ये तो हवाई हमला हुआ था, तो वो भी हवाई हमला करने का कोशिश करेगा। उनको तो ये चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान तो आर्मी के अंडर चलते हैं, और इसलिए आर्मी क्या कोशिश करता है कि उधर की सत्ता में रहने के लिए वो कोशिश करते हैं कि भारत से उनका मुठभेड़ होते रहे, भारत से संबंध खराब होते रहे। हालांकि सरकार कोशिश कुछ भी करे पाकिस्तानी, लेकिन मिलिट्री को दोस्ती नहीं चाहिए, ये प्रश्न सुलझाने का नहीं है। और ये इसलिए उन्होंने टेररिस्ट को पकड़ा है हाथ में, आईएसआई के लिहाज से। और जहाँ भी अच्छा सिचुएशन आता है वहाँ वो आतंकवादी हमले करते हैं। और ये पहला थोड़ी हुआ है, कितने आतंकवादी हमले हुए, अभी मुंबई में भी हुए, अभी दिल्ली में हुए, पूरे देश में आतंकवादी हमले ये लोग कर रहे हैं। इसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए, और इस हिसाब से वो एयर स्ट्राइक हुआ है, वो सही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी भी पाकिस्तान का कहना है कि जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, चोरी छुपे की है, जबकि मोदी सरकार हो या भारत हो, पहलगाम हमले के बाद पहले ही बोल रहा था कि इसका बदला लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि ये चोरी छुपे स्ट्राइक की गई है। आपको लगता है कि इस स्ट्राइक से पाकिस्तान को नसीहत लेनी चाहिए, उसे अब संभल जाना चाहिए, जो आतंकवादियों को पनाह देता है, समर्थन करता है उनका, खुलेआम भी बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया है इस बात को, कहीं ना कहीं मान लिया था कि हाँ, हमारे यहाँ आतंकवाद को पनाह दी जाती है। आपको लगता है कि अब संभल जाना चाहिए? पाक अगर कुछ कह रहा है, जो उड़ रहा है, थोड़ी बहुत जो गीदड़ भक्तियाँ वो दे रहा है कि नहीं हम भी हमला करेंगे, उसे लग रहा है कि चीन उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, इसलिए वो थोड़ा दम भर के सामने आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि चाइना उसका सपोर्ट करेगा इस आतंकवाद वाले मसले पर? नहीं, चाइना तो अभी तक कितने साल हो गए, हमारा युद्ध भी हुआ है पाकिस्तान के साथ, लेकिन चाइना ने इसमें बीच में कभी आए नहीं है। मदद ज़रूर की है पाकिस्तान को, मतलब हथियार के लिहाज से, न्यूक्लियर वेपन के लिहाज से मदद ज़रूर की है, लेकिन खुद आके सामने आया नहीं है। तो और ये अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है, टू फ्रंट वॉर जब होगा तो भारतीय सेना को लड़ने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और सेना लगेगी, तो वो होता नहीं है। और चाइना ने टेररिज्म से अपना हाथ दूर रखा है, और पाकिस्तान से भी वो दूर इस मामले में रहते हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि चाइना इसमें कोई इंटरफेयर करेगा, क्योंकि वर्ल्ड ओपिनियन के लिहाज से उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश करेगा ही कि उनको साथ में लेने का, अलग अलग तरीका करता है, मतलब वेपन्स लेता है। उन्होंने अभी कई ज़मीन कश्मीर की उन्होंने चाइना को दी है, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दी है। तो इस हिसाब से वो चाइना के नज़दीक जाने का कोशिश करता है भारत के विरोध में। लेकिन चाइना क्या है, बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमिक देश है, वो उस तरीके से भारत का विरोध करना नहीं चाहता है, क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना को भी आगे बढ़ना है। तो भारत एक नेबर है, भारत को दुश्मन बनाएगा उसका ही नुकसान है। तो वर्ल्ड ग्लोबल वॉर में अमेरिका तो चाहता है कि भारत उनके साथ रहे, चाइना का विरोध करे, वो तो है। और चाइना ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो, इसलिए चाइना ने अभी भारत के साथ पैक्ट भी किया है। ब्रिक्स देशों का एक संगठन हुआ है, जिसमें चाइना, भारत, रशिया,
ये सब आके मतलब ब्राज़ील ये आके काम कर रहे हैं। तो भारत को भी चाइना से दुश्मनी लेने का कोई वजह नहीं है और इसको हमने तौर तरीका एक जो हमारा झगड़ा क्या है लैंड पर है और उस पर अभी मीटिंग्स होते ही रहते हैं चाइना के साथ। तो लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है और पाकिस्तान आर्मी जो है ये सरकार की मदद मांगती नहीं। आपने देखा है कि नवाज शरीफ उधर प्राइम मिनिस्टर थे, वाजपेयी साहब मिलने गए थे और मुशर्रफ ने आके कारगिल में घुसखोरी की और कारगिल युद्ध हो गया। तब सरकार एक तरफ थी, पाकिस्तान आर्मी एक तरफ थी। ये सिलसिला चालू है। किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध होता है, आम जनता को, जो उन देश की जनता होती है, चाहे पाकिस्तान की जनता हो चाहे भारत की जनता हो, किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ता है? नहीं, युद्ध ये चीज़ ऐसी है कि सबका नुकसान होता है। जानी नुकसान कम होता है लेकिन बाकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है हर देश के जनता को। पाकिस्तान के लोग अभी भारतीय जनता के खिलाफ इमोशनली हो जाएंगे। भारत के लोग पाकिस्तान के खिलाफ इमोशनली साथ में आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, दोनों का ही नुकसान है ना। अभी किधर बम गिर गए और उसमें लोग मर गए, तो फिर ये जो है जानी नुकसान और इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। जो अभी देश युद्ध में हिस्सा लेते हैं पूरे दुनिया में, अभी यूक्रेन का क्या हाल है, तो वो बहुत नुकसान सहन करना पड़ता है, आवाम को सहन करना पड़ता है, बच्चों को सहन करना पड़ता है। तो इसका नुकसान तो होता ही है, लेकिन कई बार युद्ध करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन आती है जैसा अभी आई है। तो ये सिचुएशन ऐसे आई है कि भारत चुप नहीं बैठ सकता है ना। इन्होंने जो किया है उसका उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा और अभी पूरी तैयारी से अभी भारतीय सेना आगे बढ़ रही है। अगर बात करें कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है युद्ध वाली, तब पहले हमारे जो नेतागण हैं या हमारी जो रक्षा करने वाले लोग हैं या देश में किस तरह की तैयारी हमें करनी पड़ती है कि हम कुछ समय, वो युद्ध वाला जो समय रहेगा, समय सीमा रहेगी, उसमें हम सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें? पहला चीज़ तो है कि देश एक होना पड़ेगा। यहाँ पर अपोजिशन पार्टी, ये पार्टी, ऐसा नहीं चलेगा। और उस हिसाब से अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अभी एक सिरे से काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। अभी आवाम भी अभी आज जो अपना कार्यक्रम आवाम के साथ हो रहा है मॉक ड्रिल का, इससे सब आवाम भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आवाम इन्वॉल्व होगी इस संघर्ष में, पॉलिटिकल पार्टीज अगर होगी तो देश एक हो जाता है। तो जो भी होगा वो साथ में करेंगे, तो इसलिए फिर नुकसान नहीं होता है देश में, इंटरनल नुकसान नहीं होता है, स्ट्रगल इंटरनल नहीं होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो खतरा है युद्ध होने के बाद, आतंकवाद का खतरा ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हम फाइट कर रहे हैं बॉर्डर पर, तो सेना तो फाइट करेगी, ये तो और जीतेगी भी। भारतीय सेना तो सक्षम है। लेकिन जैसा मुंबई पर हमला हुआ था टेररिस्ट का, तो कितने लोग मारे गए थे आपको याद है। मतलब अगर युद्ध के दौरान आतंकवादी हमले होते हैं वो सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि फिर क्या होता है, फौज तो अपने काम में लगी होती है और यहाँ पर पुलिस को वो निपटाना पड़ता है, अंदरूनी खतरा भी। जी बिल्कुल, हम अपनी चर्चा को यहाँ पर जारी रखेंगे, लेकिन आवाज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। आवाज़ इंडिया, आवाज़ इंडिया,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में। हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी से। सुधीर जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब जानना चाहेंगे कि जब एक बार युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है या फिर जिस तरह से अभी भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है या पहले सर्जिकल स्ट्राइक की है, जब ये भारत सोच लेता है, भारतीय सैन्य व्यवस्था, सैन्य जो सैनिक है हमारे सोच लेते हैं कि इस तरह की कोई स्ट्राइक करनी है, तब क्या हमें अपने सहयोगी मित्र जो कि जिनके साथ हमारी संधि रहती है विदेशों में, विश्व के दूसरे जो देश हैं उनको, क्या उनमें से किसी को ये पहले से हमें कुछ सूचित करना होता है कि हम ऐसी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, एक युद्ध अलग होता है, डिप्लोमेटिक युद्ध। मतलब जो देश कुछ भी करना चाहता है उनको बाकी देशों को भी साथ में लेना चाहिए, और ख़ास करके भारत पाकिस्तान की सिचुएशन न्यूक्लियर वेपन्स के वजह से बहुत ख़तरनाक है, और पूरी दुनिया कोशिश करती है कि इनमें झगड़ा ना हो। इसलिए जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है इंटरनेशनल हर देश में, वो बहुत भयंकर होता है, बहुत खतरनाक होता है। और इसको संभालते हुए हम लोग को एक्शन लेनी है। अगर मैं तो बोलूँगा कि अभी इतना उन्होंने हमला किया है तो उनको सबक सिखाना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ऐसे मैं बोलूँगा। लेकिन सरकार कैसे उसको लेती है, उनको तो पूरा चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए। और पूरी दुनिया बोल रही है कि अभी आप संभाल के रहो, आप बातचीत करो और प्रश्न को सुलझाओ। कई देश रहते हैं कि झगड़ा करो, मज़ा देखेंगे, ऐसा होता है। लेकिन आम तौर पर डिप्लोमेटिक वॉर में हमको अभी जैसा ये अभी यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो कोशिश करेगा, क्योंकि वो अभी 15 लोग क्या डिसीजन लेते और भारत कुछ नहीं बोल सकता उसमें, बिकॉज वो सिक्योरिटी काउंसिल। तो पाकिस्तान ने कोशिश भी किया है कि इसमें भारत को टारगेट करने का, लेकिन वहाँ जो बाकी सिक्योरिटी काउंसिल के जो देश है उन्होंने भारत को सपोर्ट किया है, इसलिए पाकिस्तान सफल नहीं हुआ है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन के वजह से हमारे पर कुछ प्रेशर आता है, वो तो आता ही है। और इस स्थिति में सबक सिखाने की बात जो है वो संभाल के करनी पड़ती है, और मुझे लगता है हमारा देश वो कर रही है। अभी जो भी एक्शन लिया है आतंकवादी हमले के बाद, वो सही हुआ है, और उससे पाकिस्तान जो है वो डिफेंसिव मोड में गया है। हाँ, मतलब उसको पता है कि हमारे खिलाफ पूरा जो पूरी दुनिया है, तो इसलिए वो डिफेंसिव स्टैंड लेता है। मतलब कितने भी बोले हो मुंह से, लेकिन उनके तरफ से जो एक्शन हो रही है वो एक्शन दिखाते हैं कि वो डिफेंसिव हो गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी जीत है, और आगे चल के हम लोग को इंटरनेशनली लोगों को साथ में रखते हुए जो भी कदम लेना है वो लेना पड़ेगा। जानकारी जैसी आ रही है कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने फ़ोन पर चाहे रूस के विदेश मंत्री हों, यूक्रेन आप अमेरिका के हों, इन सभी से सऊदी अरब के, इन सभी से फ़ोन पर चर्चा की है, उनसे बात की है। तो ये कोई इस तरह का कोई प्रोटोकॉल होता है कि हमें ये जानकारी उन्हें देनी है, या ये हमारे एक मित्र देश हैं जो खुद भी बोलते हैं कि आतंकवाद को विश्व से हटाना है, उसको ख़त्म करना है, सिर्फ उसलिए एक मित्रता के रूप में उन्हें कॉल करके उनसे बातचीत की गई है, या ये कोई ज़रूरी एक कोई नियम होता है कि ऐसा करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा करना पड़ता ही है, क्योंकि एक डिफरेंट डिप्लोमेसी के अलावा एक दूसरा चैनल है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, या फिर हम अभी समझो इंटेलिजेंस के लोग, मैं भी था तो है, हमारा संबंध होता है। मतलब रूस के इंटेलिजेंस या अमेरिकन CIA से, तो वो बातचीत करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस देश को समझाने वाले सिक्योरिटी के लिहाज से ये इंटेलिजेंस एजेंसी होती है।
जैसा अभी अमेरिका का रुख बदलने के लिए CIA काम कर रहा होगा, या रशिया का होगा तो KGB काम कर रहा होगा, और उसके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनका बात सुन के डिसीजन लेते हैं कि असली क्या चीज़ है, सच क्या है। ये उनके इंटेलिजेंस एजेंसी को पूछ के वो तय करते हैं, या न्यूज़पेपर से आता है उससे भी। लेकिन ज़्यादा भरोसा हर सरकार का अपने इंटेलिजेंस एजेंसी पर रहती है, और इसलिए उस चैनल में भी हमको बातचीत करनी पड़ेगी, और करते हैं सभी लोग। पाकिस्तान हो, इसकी विदेश नीति पर कितना असर पड़ता है? नहीं, इसका अभी जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया है, क्या बोला है एयर स्ट्राइक करते वक्त कि 9 जगह है जहाँ टेररिस्ट कैंप है, इसको तो टेररिज्म पर हमला करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, सब देश उसको स्वीकार करेंगे। वो पाकिस्तान को बोला ये लश्कर तोयबा, ये लोग आपके यहाँ क्या कर रहे, कैंप कर रहे, और यूनाइटेड नेशन में भी इसके बारे में चर्चा हुई, तो पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान बोलता है हम टेररिज्म के शिकार है, क्योंकि उनको अभी बलूचिस्तान में भी हमला हुआ, तो वो पेंट करना चाहता है कि वो खुद शिकार है, और इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ये जो आतंकवादी है ये बाहर से कहीं से आए हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो एक झूठा फेस बता रहा है। लेकिन हमारे सरकार को, हमारे सुरक्षा दल को ये सारा पता है, और इसलिए उन्होंने अभी 9 जगह एयर स्ट्राइक किया है। मतलब किस लिए किया है? आतंकवाद के खिलाफ किया है, तो दुनिया में हमारी इमेज खराब नहीं होती है। तो इसलिए वो एक विक्ट्री है कि जिस तरह से हमने हमला किया बराबर एक्यूरेट किया है। वो अब बात करें अगर हम कि पाकिस्तान ने जिस तरह से एक बार फिर बोला है कि भारत ने जो उस पर एयर स्ट्राइक की है उसका वो बदला ज़रूर लेगा, आपको लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है? क्योंकि भारत तो पहले से कहता आ रहा है कि हम शांति ही चाहते हैं, हम युद्ध की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक तरह से बोल रहा है। अभी भी देखिए पुंछ में कहीं ना कहीं पाक की तरफ से गोलीबारी जारी है, बताया जा रहा है 10 लोग की डेथ हो गई है, उसमें मर गए हैं, और कम से कम 45 से 50 लोग घायल हो गए हैं। तो वो अपनी जिस तरह की कार्रवाई उसको वो थम नहीं रहा है, उस पर वो लगातार किए जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं सही, लेकिन वो लगातार कर रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या कहेंगे कि ये एयर स्ट्राइक के बाद भी उसके मंसूबे वैसे के वैसे ही हैं, या कहीं कुछ थमने की उम्मीद है? एयर स्ट्राइक हुआ है, और एयर स्ट्राइक आतंकवाद पर हुआ है, ऐसा सबको पता है। तो पाकिस्तान बेवकूफ़ है एक्चुअली। मैं ये कहता हूँ, कोई गुस्से से नहीं कहता हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने बोला हम शिमला एक्ट जो हुआ है हमारा एग्रीमेंट, उसके खिलाफ है, हम उसको जानते नहीं है। तो उससे क्या हुआ है? उससे पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ बॉर्डर बनी थी वो ख़त्म हो गया है। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं, तो हम लोग क्रॉस करके जा सकते, वो लोग भी आ सकते। तो अभी अगर हम जाते हैं पाकिस्तान एरिया में या POK में, कुछ अभी इसका असर नहीं है इंटरनेशनली, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल ये क्या है? बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये मिलिट्री की लाइन है। ये इसमें क्या होता है कि आर्मी ने क्रॉस नहीं करना है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर तो है ही, तो इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब अलग है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी जो पाकिस्तान और भारत को अलग अलग कर रही थी। अब वो लाइन ही नहीं है। अभी एक वो हमारा ही देश है ना, POK वैसे भी हमारा देश है। छोटे में आपसे जवाब चाहेंगे, अगर आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने हो तो आप क्या कहेंगे? क्या है आतंकवाद, क्या है, ये चीज़ को जानना पड़ता है। लोगों को उतना पता नहीं कि आतंकवादी क्यों है। जैसा हम लोग ने किया, मैं तब इंटेलिजेंस में था, और उस ज़माने में 7 टेररिस्ट को पकड़ा गया था। तो फिर हम लोग ने और पूरे भारत के सभी सुरक्षा दलों ने इफेक्ट किया, उन 7 को बदला। इक्वान ग्रुप था, इक्वान ग्रुप ये कश्मीरी लोगों का ग्रुप था, वो पाकिस्तान में गया था जब टेररिज्म शुरू हुआ।
और उस समय हम लोग ने बातचीत किया उस टेररिस्ट से, और धीरे धीरे 5 साल लगे इसको, लेकिन फिर बाद में मैं बाहर आके मैं तो सांसद बन गया था, इसलिए मुझे आसान पड़ा कि फिर हम शंकरराव चौहान के पास गए, इसके बारे में बताया कि ये इख्वान ग्रुप अभी गुस्सा में है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान टेररिस्ट को चाहता था जो मज़हब से जुड़ा हुआ है, वेराज इख्वान ग्रुप वैसे नहीं था। तो हम लोग ने बहुत कोशिश की और 4-5 साल के बाद गवर्नमेंट का सलाह से हमने 2500 टेररिस्ट को सरेंडर करवाया कश्मीर में। अभी उनको फिर हथियार दे के छोड़ दिया। वो मर रहे थे, क्योंकि जो टेररिस्ट थे उनको मार रहे थे। आज जब मैं कारगिल युद्ध में गया था, तब वो मिले मुझे और उन्होंने बोला कि हमको तो आपने छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि मेरे इलेक्शन में हार गया था, इसलिए मैं उतना इन्वॉल्व नहीं था। तो फिर क्या मैंने जॉर्ज फर्नांडिस से सलाह किया, उनको बोला कि ये हम लोग ने इनको सरेंडर करके लाए हैं, इनको हम लोग को अच्छे बर्ताव देना चाहिए, इनका सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत कोशिश किया और उसके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने भी इस पे इंटरेस्ट लिया। उनके पास मीटिंग भी हुई थी, क्योंकि बहुत लोग विरोध कर रहे थे इनको आर्मी में लेने के लिए। और उस समय वाजपेयी साहब ने डिसीजन लिया और इनको हम लोग ने आर्मी में लिया। 8000 की फ़ौज बनाई, जो कश्मीरी यूथ और ये सरेंडर टेररिस्ट की यूथ बनाई, आज काम कर रही है ज़ोरों से। जी बिल्कुल, तो एक तरह से बातचीत से भी उन्हें समझा बुझा के एक नॉर्मल नागरिक की तरह बनाया जा सकता है, अगर वो आतंकवाद की तरफ। टेररिस्ट मतलब कौन है? हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा ही बिगड़ा हुआ आदमी है। तो इसको हमने अभी भारत का सेना का सबसे बड़ा सक्सेस किस में है? पूरे देश में आतंकवाद चल रहा था, इसको निपटा में लोगों को साथ में, जैसे मिज़ोरम, नागालैंड, यहाँ पर भी हुआ है, मणिपुर में भी हुआ है, अभी उधर कितना फसाद हो गया आपको पता है। तो ये सारा निपटाने में भारतीय सेना सक्सेसफुल रही है। कैसे सक्सेसफुल रही है? लोगों को प्यार मोहब्बत से साथ में लाना, लोगों पर अन्याय नहीं करना, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो सेना उसका पालन करती है। और इसलिए लोगों को समझा के भी हमको देश को साथ में रखना है ना, देश को एक रखना है। देश को में आवाम अगर बिगड़ गया तो फिर एक नहीं रहता है देश। जी बिल्कुल। जी सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस खास कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।